Hello, aspirants. Welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum. We have already started chapter 7, which is Revolt of 1857, and in the last lecture, we were doing the major causes of the revolt. Okay, we had discussed three causes. First one was your economic cause, second was your political cause, and third was your administrative cause. And there was a question also which we were doing. It was highlight some of the major causes of 1857 revolt. Okay, so we will be continuing with the other causes, the remaining causes, and the first one in that is your socio-religious cause. But before that, please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to receive the notifications of my latest lectures. Let's begin the today's lecture. आपका फोर्थ कॉज है सोशियो रिलीजियस कॉज, दैट इज सोसाइटी से रिलेटेड और रिलीजन से रिलेटेड क्या कॉजेस थे. ओके, सो रेशियल ओवरटोन्स एंड द सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. यू वेरी वेल नो ब्रिटिश हैड दिस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. खुद को वो सुपीरियर समझते थे इंडियन से और खुद को एक सुपीरियर रेस मानते थे इंडियन रेस से. सो इट कैरेक्टराइज्ड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द नेटिव इंडियन पॉपुलेशन. तो इंडियन लोगों की तरफ उनका इस तरीके का एटीट्यूड था. कहते थे क्या, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि यू आर ब्लैक, आप काले हो, एंड वी आर वाइट, गोरे. काले गोरे का जो है भेद वो था, डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पे किया जाता था, कलर एंड द रेस. ओके, then activities of the Christian missionaries who followed the British flag in India were looked upon with suspicion. And you know this fact as well that there were Christians who were trying to spread their religion. ठीक है, जो प्रीस्ट थे, चर्चेस बने हुए थे कितने सारे. आप अभी भी चर्चेस जो देखेंगे साउथ इंडिया में बहुत सारे चर्चेस आपको मिलेंगे. सो दे आर द रेमिनेंट्स. किसका आर्किटेक्चर है? ब्रिटिश टाइम का आर्किटेक्चर है. ठीक है, सो या दे वर ट्राइंग टू स्प्रेड देयर न्यू रिलीजन. एंड इससे पहले क्रिश्चियनिटी नहीं थी इंडिया में, या बहुत ही स्मॉल स्केल पे क्रिश्चियनिटी थी. तो जो इंडियन नेटिव्स थे, जो लोकल पीपल थे, they were seeing the coming of the new religion with a suspicion. They were not very positive about it. Okay, so attempts at socio-religious reforms such as abolition of sati, support to widow remarriage, women's education. अब ब्रिटिश ने कुछ चेंजेस करने की कोशिश की है. जो पुराने कस्टम्स है, कुछ ऐसे रिचुअल्स है, कुछ ऐसी रीतियाँ चल रही हैं जो अब इस मॉडर्न सोसाइटी में, उस टाइम के मॉडर्न सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है, अब उसमें से एक था आपका सती. सती, यू नो ना दैट आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड women वर फोर्स्ड टू बर्न देमसेल्स. ओके, पुट देमसेल्स ऑन फायर, खुद को आग लगा लेती थी. ठीक है, सो दिस प्रैक्टिस, दिस सती प्रैक्टिस इज काइंड ऑफ एन ईविल, राइट. और उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स ने ये देखा तो उनको ये बहुत ही एक ईविल प्रैक्टिस लगी कि ये तो बहुत ही गलत चीज़ हो रही है, ये तो ह्यूमन काइंड के बिल्कुल खिलाफ है. तो उन्होंने इस चीज़ पर बैन करने की कोशिश की, जबकि हिंदू लॉज में और हिंदू कस्टम्स में इस प्रैक्टिस को बहुत ही एक प्योर फॉर्म माना गया है. एंड ये बहुत ही लॉन्ग टाइम से, एंशियंट टाइम से ये चीज़ फॉलो हो रही थी. देन विडो रीमैरिज की भी एक्सेप्टेंस नहीं थी इंडियन सोसाइटी में. हिंदू कास्टर्स में विडो रीमैरिज बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी. ठीक है, एंड विमेंस एडुकेशन तो आपको पूरा उसका हाल पता है क्या था. विमेन वर नॉट इवन अलाउड टू स्टेप आउटसाइड देयर होम्स. तो ये कुछ इनमें चेंजेस लाने की ब्रिटिश ने कोशिश की है. और सिर्फ ब्रिटिश ने ही नहीं, वी विल सी इन द कमिंग चैप्टर्स दैट देयर वर मेनी रिफॉर्मर्स लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड देन राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने इन ईविल्स के खिलाफ, ये जो सोशल ईविल्स थे, इनके खिलाफ जो है बहुत रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की. एंड दे वर सक्सेसफुल एज वेल. बट इससे पहले ब्रिटिशर्स ने जो ये करने की कोशिश की, उसके अगेंस्ट में पॉपुलेशन, जो इंडियन पॉपुलेशन थी, उसका रिस्पॉन्स आया. देन सो what it was, they were seen as the interference in the social and religious domains of the Indian society. अब इंडियन लोगों को लग रहा था कि ये हमारे रिलीजन और हमारे कल्चर में बेवजह दखल अंदाजी कर रहे हैं. एंड ऑब्वियसली दिस वॉज गेटिंग अ लिटिल unacceptable. ठीक है, so these fears were compounded by the government's decision to tax mosque and temple lands. अब इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि जो मॉस्क है, दैट इज जो मस्जिद होती है, प्लस जो टेम्पल है, उनकी लैंड्स पे हम लगाएंगे टैक्स. ठीक है, तो ये एक तरीके से कंपाउंड कर दिया इस चीज़ को और बढ़ावा दिया उन्होंने, जो जिसके अगेंस्ट में ऑलरेडी इतना ऑपोजिशन चल रहा था. ओके, Then they came up with a new law, Religious Disability Act of 1856, very important.
मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट. व्हाट दिस एक्ट वाज अबाउट, बहुत सारे प्रोविजंस, नए प्रोविजंस इसमें इंट्रोड्यूस किए गए. इसमें क्या किया गया कि हिंदू कस्टम्स को मॉडिफाई किया गया. कैसे, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट डिक्लेयरिंग दैट अ चेंज ऑफ रिलीजन डिड नॉट डीबार अ सन फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द हेदन फादर. सो इससे पहले, इस एक्ट से पहले क्या कस्टम था कि अगर कोई डॉटर कोई सन अगर अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेता है, लेट से हिंदू से वो कन्वर्ट हो जाता है मुस्लिम में, या लेट से हिंदू से वो कन्वर्ट हो जाता है क्रिश्चियन में, और वाइस वर्सा, तो जो प्रॉपर्टी इनहेरिट वो पहले कर सकता था अपने फादर की, वो अब नहीं करेगा. तो ये ऐसा कस्टम था, ठीक है, बेदखल कर दिया जाता था उनको प्रॉपर्टी से. लेकिन इस रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856 के बाद ये प्रोविजन चेंज कर दिया गया और उस कन्वर्टेड जो सन है उसको अलाउ कर दिया गया दैट यू कैन डेफिनेटली इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ योर फादर. सो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया लोकल मासेस को. ये बिल्कुल इन्होंने ऐसे देखा कि हमारे कल्चर और रिलीजन में ये इंटरफेयर कर रहे हैं. तो ये तो आपका सोशियो रिलीजियस कॉज था. नेक्स्ट है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स, कि दूसरे कंट्रीज में कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं और उसका इन्फ्लुएंस लोगों पे पड़ा. कैसे? नाउ रिवोल्ट ऑफ 1857 कोइंसाइडेड विद सर्टेन आउटसाइड इवेंट्स इन विच ब्रिटिश सफर्ड सीरियस लॉसेस. दैट इज, उन्होंने जो वॉर्स लड़े उनमें उनको हार देखनी पड़ी. तो सबसे पहला आपका एग्जाम्पल है फर्स्ट अफगान वॉर, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस. तो फर्स्ट अफगान वॉर में अफगान्स वर द विनर्स, ठीक है, और ब्रिटिश हार गए थे. और इफ़ यू रिमेंबर देयर वाज दिस रूलर दोस्त मोहम्मद, ठीक है, तो वो वापस से अफगान के थ्रोन पे आ गए थे अफगानिस्तान के. देन पंजाब वॉर्स में भी जो एंग्लो सिख वॉर्स आपके चल रहे थे, सो यू मस्ट रिमेंबर रंजीत सिंह, ठीक है, रंजीत सिंह ने काफ़ी अच्छा ऑपोजिशन दिया था ब्रिटिश को. दो इन दी एंड सिख एम्पायर गॉट मर्ज्ड विद द ब्रिटिश डोमिनियंस, लेकिन ऑपोजिशन अच्छा खासा मिला था इनकी तरफ से. देन क्रीमियन वॉर्स, नाउ दिस इज समथिंग डिफरेंट. अब क्रीमिया क्या है? दिस इज अ कंट्री, इट्स नॉट एक्चुअली फॉर्मलाइज्ड कंट्री. अभी तक कुछ लोग इसको एज अ कंट्री मानते नहीं हैं. सो क्रीमियन वॉर्स में भी वॉर चल रहा था बिटवीन ब्रिटिश एंड द रशिया, एंड देयर वर फ्यू मोर कंट्रीज एज वेल. मतलब जो अलाइज होती हैं, ब्रिटिश के साथ कोई और दूसरी कंट्रीज होंगी और रशिया के साथ कोई और कंट्रीज होंगी. तो इस पर्टिकुलर रीजन में पावर के लिए रशिया में और ब्रिटिश में और उनके एलाइज में चल रहा था वॉर. वहाँ पे भी ब्रिटिश को जो है वो हार फेस करनी पड़ी थी. दे लॉस्ट इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. अच्छा, लेट्स हैव अ लुक एट द मैप. सी, दिस इज योर मैप ऑफ यूरोप, ठीक है. यहाँ पे लेट मी जूम इन अ लिटिल. सो या हियर यू कैन सी दिस यूक्रेन, ठीक है, ये आपका यूक्रेन है. इधर ये आपका मॉस्को लिखा है तो ये रशिया वाला पार्ट है, और इधर ये सारा आपका इस साइड में सारा यूरोप है. ये देख रहे हैं आप, छोटा सा लैंड ये, ठीक है, ये जो ब्लैक सी में एक्सटेंडेड है, ये है आपका क्रीमिया, ठीक है. सो दिस इज योर क्रीमिया. तो इस पर्टिकुलर पार्ट में जो है वो पावर के लिए रशिया, ब्रिटिश एंड दी अदर एलाइज दे वर फाइटिंग. सो एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे, गूगल करेंगे, तो क्रीमिया जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है आज भी. इट इज़ डिस्प्यूटेड. रशिया कहता है मेरा पार्ट है और यूक्रेन कहता है मेरा पार्ट है, ठीक है. So yeah, these were the few wars where British faced losses. They lost the battles. So this created another image. एक दूसरी इमेज सामने आती है ब्रिटिश की. लोगों को लगता है that जितना स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश को अभी तक हम समझ रहे थे, जितना पावरफुल उनको समझ रहे थे, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा रियलिटी में नहीं है. ब्रिटिश was seen to be not so strong and was felt that they could be defeated, कि हाँ उनको भी हराया जा सकता है. तो ये कुछ इन्फ्लुएंस था आउटसाइड इवेंट्स का. देन डिसकंटेंट अमंग सिपॉइज, ये हम पहले भी देख चुके हैं दैट क्या रीजंस थे जो सिपॉइज किस चीज़ से सफ़र कर रहे थे. सो कंडीशंस ऑफ द सर्विस इन द कंपनीज आर्मी एंड द कैंटोनमेंट्स इंक्रीजिंगली केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द रिलीजियस बिलीव्स एंड द प्रेजुडाइसेस ऑफ द सिपॉइज. पहले ही हम बात कर चुके हैं इसकी कि कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स उनके हर्ट हो रहे थे. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट रेस्ट्रिक्शंस ऑन वेयरिंग कास्ट एंड सेक्टेरियन मार्क्स एंड द सीक्रेट र्यूमर्स ऑफ प्रोजेलाटाइजिंग. सबसे पहले ये देखते हैं कि कुछ, देखिए, एवरी रिलीजन हैज़ टू शो कि हाँ वो डिफरेंट है, यूनिक है. तो कुछ उनकी निशानियाँ होती हैं. जैसे आप जानते हैं कि सिख पीपल दे वेयर अ टर्बन, ठीक है. सिमिलरली जो हाई कास्ट हिंदू पीपल होते हैं दे वेयर अ थ्रेड. एक थ्रेड होता है जो वो अपने चेस्ट एरिया में पहनते हैं. सिमिलरली देयर आर मेनी फॉर्म्स टू डिस्प्ले दैट वी बिलोंग टू दिस रिलीजन. ओके, सो ये इस तरीके के जो
फॉर्म्स हैं ये अलाउड नहीं थे, दे वर नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये चीज़ ऑब्वियसली वॉज नॉट गेटिंग लाइक बाय द सिपॉइज। दूसरा, सीक्रेट रूमर्स ऑफ प्रोजेलेटाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ द चैपलेन्स। इनको क्या लग रहा था कि सिपॉइज को ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे ये ज़बरदस्ती हमको जो है वो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ किस रिलीजन में, क्रिश्चियन में। तो ऐसे कुछ र्यूमर्स फैल गए थे कि ये जो मिशनरीज हैं, ये जो आपके प्रीस्ट हैं, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जहाँ पे ज़बरदस्ती या बहला फुसला के लोगों को क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, एंड ऑफन मेंटेन्ड ऑन द कंपनीज एक्सपेंसेस विच मेंट एट इंडियन एक्सपेंस। और इसका खर्चा कौन दे रही है, कंपनी। लेकिन कंपनी को तो वो जो खर्चा वो कहाँ से मिल रहा है, इंडियन मासेस से मिल रहा है, दैट इज़ इंडिया से वो कमा रहे हैं। ठीक है, जो भी ट्रेड में उनको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जो भी रेवेन्यूज अर्न कर रहे हैं। सो दीज वर इंटरप्रेटेड बाय इंडियन सिपॉइज हु वर जनरली कंजर्वेटिव बाय नेचर एज इंटरफेरेंस इन देयर रिलीजियस अफेयर्स। अब आपको पता है उस टाइम पे इतने ओपन माइंडेड लोग नहीं थे, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्सी थी थिंकिंग में, नेचर में थोड़ा ऑर्थोडॉक्सी थी, चेंजेस को वो जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर रहे थे। तो ऑब्वियसली ये फिर से एक फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस लगा उनको। ठीक है, सेकेंड क्या है, दैट रिलीजियस हिंदू ऑफ द टाइम क्रॉसिंग द सीज मेंट लॉस ऑफ कास्ट। तो वही चीज़ पहले भी डिस्कस की थी, दैट अगर सी क्रॉस कर ली है, लेट से आप हो किसी, लेट से उड़ीसा में हो आप, ठीक है, एंड आपको जाना है लेट से त्रिपुरा जाना है। अब बीच में क्या पड़ता है आपका, बे ऑफ बंगाल। कहने को आप लैंड से भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि नहीं आपको तो ये बे ऑफ बंगाल क्रॉस करके ही त्रिपुरा जाना है, लेकिन आप हो एक हिंदू, हाई कास्ट हिंदू, एंड आपकी कास्ट में आपके जो है ये रूल है कि अगर आप गए आप इस सी को क्रॉस करके गए तो आपको आपकी कास्ट से निकाल दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा। तो ऐसा मानना था उस टाइम पे हिंदू रिलीजन का। ठीक है, सो 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने, आपको पता है, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट उन्होंने पास कर दिया, और इसमें ये प्रोविजन रखा गया दैट यू विल हैव टू दैट द सिपॉइज दे विल हैव टू गो टू द फार ऑफ लैंड्स टू फाइट अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑब्वियसली ये सिपॉइज को नहीं पसंद आया। सो it decreed that all the future recruits to the Bengal army would have to give an undertaking to serve anywhere। उन्होंने कहा बंगाल आर्मी में अब जो भी नई भर्तियां होंगी, नए सोल्जर्स आएंगे, उनको एक काइंड ऑफ एनओसी साइन करना पड़ेगा कि हम आपको कहीं भी भेजेंगे और आप मना नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस कॉज्ड रिजेंटमेंट और दी डिससेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट, इंडियन सिपॉय वॉज इक्वली अनहैप्पी विद हिज एमोल्यूमेंट्स कंपेयर टू द ब्रिटिश। एमोल्यूमेंट्स मतलब जो उनको सैलरीज मिल रही थी, जो उनको पे मिल रहा था, वो डेफिनेटली लोअर था उनके ब्रिटिश काउंटर पार्ट, दैट इज सेम रैंक पे कोई अगर ब्रिटिश ऑफिसर है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, और उसी रैंक पे अगर कोई इंडियन ऑफिसर है तो उसको कम सैलरी मिल रही है। ठीक है, अ मोर इमीडिएट कॉज ऑफ द सिपॉइज डिससेटिस्फैक्शन वॉज द ऑर्डर दैट दे वुड नॉट बी गिवन द फॉरेन सर्विस अलाउंस। और जो सबसे ज़्यादा जो मेन कॉज बना, ठीक है, वो ये था कि उनको फॉरेन सर्विस अलाउंस, दैट इज़ भत्ता, अगर वो सिंध या पंजाब में लड़ने जाते हैं, जो सिपॉइज के लिए एक दूसरी कंट्री जैसा हो जाता था, दूसरी लैंड जैसा हो जाता था, तो उनको ये फॉरेन सर्विस अलाउंस नहीं दिया जाएगा, एंड दिस अगेन कॉज्ड रिजेंटमेंट। सो इंडियन सिपॉय वॉज मेड टू फील अ सबॉर्डिनेट एट एवरी स्टेप एंड वॉज डिस्क्रिमिनेटेड। वी ऑलरेडी डिस्कस दैट on the basis of the race and on the basis of the color they were already going lot of discrimination। ठीक है, उनको हमेशा inferior समझा जाता था, एंड इन द मैटर्स ऑफ प्रमोशन एंड प्रिविलेजेस एज वेल, उनको जल्दी से प्रमोशन भी नहीं मिलता था, और जो फैसिलिटीज़ उनके ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स को मिल रही थी, ब्रिटिश सोल्जर्स को मिल रही थी, वो इनको नहीं दी जा रही थी, वो प्रिविलेजेस इनको नहीं मिल रहे थे। नेक्स्ट, सिपॉय इनफैक्ट वॉज अ पीजेंट इन यूनिफॉर्म whose consciousness was not divorced from that of the rural population। बहुत ही अच्छी लाइंस लिखी हैं ये। कहने का मतलब है कि सिपॉय कुछ नहीं है, सिर्फ एक पीजेंट है जिसने यूनिफॉर्म पहन ली है। कुछ ऐसा कि लेट्स से कोई फार्मर है और उसने एक सोल्जर की, उस सिपॉय की यूनिफॉर्म पहन ली है, क्योंकि जो सफरिंग्स उस पीजेंट की थी, उस फार्मर की थी, वो सिपॉय उससे रिलेट कर सकता था। कैसे भाई, अब सिपॉय की फैमिली होगी, अब ज़्यादातर सिपॉयज़ की फैमिली जो है रूरल एरियाज़ में होगी। रूरल एरियाज़ में ज़्यादा लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे सिपॉय सफ़र कर रहा है दूसरे कॉजेज से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी फैमिली भी सफ़र कर रही है दूसरी तरीके से, तो वो ईजिली उसको रिलेट कर पा रहे थे। जिस तरीके से पीजेंट सफ़र कर रहे थे, उसी तरीके से सिपॉय भी सफ़र कर रहा था। ठीक है, सो उनकी सफरिंग्स जो है रूरल मासेस की सफरिंग से अलग नहीं थी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है,
नेक्स्ट फाइनली देयर हैड बी अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट्स इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। अब 1857 से पहले हम देख चुके हैं कितनी सारी म्यूटिनीज ऑलरेडी हो चुकी थी। वो एक हिस्ट्री है, जैसे बंगाल में हुआ, वेल्लोर में हुआ, बैरकपुर में हुआ, ठीक है, अफगान वॉर्स, एंड ये कुछ है और बाकी तो हमने डिटेल में सब देखा ही है। सो दिस ऑल टुगेदर, ये सारे कॉजेज मिलके क्या बने, 1857 का फाइनल कॉज, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट ऑल द कॉजेज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। अब हम देखेंगे कि शुरू कहाँ से हुआ और एक्सपैंड कैसे हुआ, स्प्रेड का कैसे हुआ। क्वेश्चन देख लीजिए, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ 1857 रिवोल्ट। ब्रीफ अकाउंट देना है, मतलब थोड़ा सा ब्रीफ में बताना है, क्योंकि अभी जब डिस्कस करेंगे इट विल बी इन डिटेल, सबको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करनी है। तो 1857 के बिगिनिंग एंड स्प्रेड को देखना है। स्पार्क दैट इज चिंगारी, जो ये आग भड़की 1857 की लड़ाई की, इसकी चिंगारी कहाँ से लगी है। ओके, सो रिपोर्ट्स अबाउट मिक्सिंग बोन डस्ट इन आटा एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल, दो चीज़ें हैं। पहला, एक ऐसा अफवाह फैल गई, ठीक है, रिपोर्ट्स के, अब अफवाह थी सच्चाई थी वी डोंट नो, बट देयर वाज दिस स्टोरी कि आटे में दैट इज फ्लोर में क्या मिला रहे हैं, बोन डस्ट दैट इज हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा है। दूसरा, पहली चीज़ ये, दूसरा क्या था कि एनफील्ड राइफल एक नई गन आ गई है, राइफल मतलब एक नई गन आ गई है, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो कार्ट्रिज है, ठीक है, सो द ग्रीस्ड रैपिंग पेपर ऑफ द कार्ट्रिज ऑफ द न्यू राइफल दैट इज द एनफील्ड राइफल हैड टू बी बिटन ऑफ। कार्ट्रिज जिसमें गोलियां भरी जाती हैं, ठीक है, या जिसमें वो व्हाट यू से दैट बारूद, शायद आई एम नॉट श्योर क्या बोलते हैं एग्जैक्टली। सो या वो उसमें एक रैपिंग पेपर होता था, ठीक है, और उसमें ग्रीज एक लगी हुई होती थी, और एक ऐसा र्यूमर फैला या ऐसी बात फैली कि वो जो ग्रीजिंग पेपर है जिसको आपको अपने मुंह से निकालना है, उसको ग्रीस किससे किया गया है, बीफ और पिग फैट से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो वो जो रैपिंग पेपर था नई एनफील्ड राइफल का, उसकी कार्ट्रिज का जो रैपिंग पेपर था, उसको आपको मुंह से ऐसे निकालना पड़ता था, फाड़ना पड़ता था, और वो ग्रीस्ड किससे था, उस पर किसकी ग्रीजिंग थी, या तो बीफ के फैट की या तो पिग के फैट की। बीफ क्या, दैट इज काउ, ठीक है। तो ये कुछ दो स्टोरीज थी, पहला कि आटे में या फ्लोर में बोनडस्ट मिला रहे हैं, दूसरी एनफील्ड राइफल है, उसमें जो रैपिंग पेपर है उसमें ग्रीजिंग है आपके बीफ और पिग फैट की। तो ये कुछ जो है वो र्यूमर्स थे या स्टोरीज थी जो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हर्ट करने वाली थी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को सिपॉइज के, बोथ हिंदू एज वेल एंड बोथ मुस्लिम्स एज वेल। कैसे, क्योंकि काउ तो हिंदूज़ के लिए बिल्कुल सेक्रेड है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पूज्य मानते हैं हम काउ को, और सिमिलरली मुस्लिम्स के लिए पिग का फैट या पिग कंज्यूम करना एक टैबू है। मतलब मुस्लिम्स में आपने जनरली देखा होगा दे कैन कंज्यूम मीट दैट इज गोट फ्लैश, चिकन भी ईजिली करते हैं, लेकिन पिग्स कंज्यूम नहीं किए जाते हैं। सो सिपॉइज फेल्ट देयर रिलीजन वॉज इन ग्रेव डेंजर। उनको लगा भाई हमारा तो जो ये रिलीजन है बड़ा खतरे में आ गया है, ये तो डायरेक्टली हमारे रिलीजन पर अटैक कर रहे हैं, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने, आर्मी ने, ये जो इस तरीके की जो अफवाहें फैल रही थी या डर लोगों के बीच में बैठ गया था, सिपाहियों के बीच में जो डर बैठ गया था, इसको ख़त्म करने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की। ओके, सो द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस डिड नॉट क्रिएट अ न्यू कॉज। ऐसा नहीं था कि एकदम से कोई नया डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर दिया है उन्होंने, नया रीज़न बन गया है। रीजंस तो बहुत सारे थे, पहले से चले आ रहे थे, लेकिन ये सिर्फ एक इट सप्लाइड द ओकेजन फॉर द सिमरिंग डिसकंटेंट। जो पहले से ग्रीवेंसेस जो बिल्डअप होते जा रहे थे, जो सफरिंग्स बिल्डअप होती जा रही थी, उसमें सिर्फ एक आग लगाने का काम किया, एक चिंगारी का काम किया, और वो जस्ट फिर एक बड़ा फायर का रूप इसने ले लिया इन द फॉर्म ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। समझ में आया? इंपॉर्टेंट था ये कि क्या इमीडिएट, ये कहते हैं हम कि इमीडिएट रीज़न क्या था, ठीक है। तो ये स्पार्क था। फिर शुरू कहाँ से हुआ है, तो ये हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द प्लेस इज मेरठ, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस, इसको तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। सो वेयर डिड इट बिगैन? इट बिगैन एट मेरठ विच इज 58 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। When on May 10, ये डेट भी, ये May 10 तक आपको याद रखना है, कुछ स्टेट एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। On May 10, 1857, a gathering force rapidly embraced a vast area of the Punjab. पंजाब में ये पूरा जो है फैल गया, धीरे धीरे करके ये फैलने लगा इन द नॉर्थ एंड द नर्मदा इन द साउथ टू बिहार।
ऊपर नॉर्थ में आपका ये पंजाब वाला रीजन, नर्मदा तक, ठीक है, और इधर बिहार में और राजस्थान। चलो एक बार थोड़ा मैप में देख लेते हैं कौन कौन से मेजर एरियाज हैं। सो या दीज आर द मेन सेंटर्स इन द रीजन डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट। तो अभी आप पिंक रीजन पे फोकस कीजिए, ये बाकी प्लेसेस हम बाद में देखेंगे। सो हियर यू कैन सी ये पंजाब का काफ़ी एरिया स्प्रेड हो गया, ये राजस्थान में भी स्प्रेड हो गया, दैट इज़ राजपूताना, उस टाइम हम इसको राजपूताना कहते थे, ठीक है। देन आप इधर आ जाओ, एमपी का रीजन भी इसने कवर कर रखा है, बुंदेलखंड वाला रीजन, एंड देन ये बिहार में, एंड यूपी तो पूरा इसका कवर है। यूपी तो मतलब हर जगह फैला हुआ था यूपी में। तो अब आप एक चीज़, दूसरी चीज़ भी नोटिस करेंगे, इसका दूसरा साइड देखिए कॉइन का, कि सिर्फ इतने ही रीजन में ये लिमिटेड है। पहले भी बात की थी कि पार्टिसिपेशन जो है एक लिमिटेड रीजन से आया है, बट येस यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है, ये सबसे ज़्यादा जो वॉर्स हुए हैं 1857 के, आई शुड नॉट से वॉर्स, बट जो भी रिवोल्ट हुआ है वो इन्हीं पॉकेट्स में हुआ है। बाकी अगर कहीं हुआ है तो वो बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, छोटे से एरिया में लिमिटेड रहा है, ठीक है। सो ये आपका मेन रीजन है पिंक वाला, जहाँ पे ये पूरा 1857 का रिवोल्ट हुआ है, ओके, ठीक है। तो बाउंड्रीज देख ली आपने, एक बार रिपीट कर लेते हैं। पंजाब नॉर्थ में, नर्मदा साउथ में, ठीक है, बिहार तक, और फिर राजपूताना वेस्ट में, ईस्ट में बिहार, ओके। नेक्स्ट, 19th नेटिव इन्फेंट्री एट बहरामपुर, दैट इज इन बंगाल, इट रिफ्यूज्ड टू यूज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एनफील्ड राइफल। ये जो 19th नेटिव इन्फेंट्री है जो बंगाल में पोस्टेड है, ये कहते हैं कि हम नहीं यूज़ करने वाले ये जो आप नई एनफील्ड राइफल लेके आए हो, और ये कर देते हैं रिवोल्ट इन February 1857, ठीक है। अब ये देखिए, ये हम बात कर रहे हैं एक्चुअली इससे पहले की, मई 10 जो है इससे पहले की बात कर रहे हैं। मतलब ये जो मेन इंसिडेंट हुआ है मेरठ का, उससे पहले क्या इंसिडेंट्स हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं। सो ये जो आपकी 19th नेटिव इन्फेंट्री, जब इन्होंने ये रिवोल्ट किया, इनको कर दिया गया डिसबैंड। डिसबैंड का मतलब ख़त्म कर दिया, ये जो ग्रुप बना हुआ था, जो इन्फेंट्री बनी हुई थी, इसको कर दिया ख़त्म। फिर सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना है, there is a young sepoy of the 34th Native Infantry, Mangal Pandey. I don't think that there is any single person in India who doesn't know about Mangal Pandey. So he belongs to which Native Infantry? 34th Native Infantry. Now, even if you don't remember any of the Native Infantry, in fact you don't have to remember, but please don't forget this 34th Native Infantry, बिकॉज मंगल पांडे इज रिलेटेड टू दिस इन्फेंट्री। तो ये मंगल पांडे इस इन्फेंट्री को बिलोंग करते हैं, और ये और भी एक बड़ा स्टेप लेते हैं। ये क्या करते हैं, वहाँ की सर्जेंट जो है, जो उस आर्मी का सर्जेंट था, उस इन्फेंट्री का सर्जेंट था, उस पर उन्होंने गोली चला दी, ठीक है। बट हाँ, उसको ओवर पावर कर लिया गया, उनको मार दिया गया April 8 में। तो ये डेट भी कई बार स्टेट एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, दैट व्हेन वाज द मंगल पांडे किल्ड और एग्जीक्यूटेड। सो इट इज़ April 8, 1857, ठीक है। और इनके रेजिमेंट को भी डिसबैंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट, एक 7th अवध रेजिमेंट है, ठीक है, उन्होंने भी अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया ऑन May 3, एंड उनके साथ भी यही हुआ, उनके उनके नेटिव इन्फेंट्री को डिसबैंड कर दिया गया, और हो सकता है कुछ सोल्जर्स को मार भी दिया गया हो। तो ये कुछ इंसिडेंट्स हैं जो जस्ट बिफोर 1857 रिवोल्ट से हुए हैं पहले। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो है इमीडिएट रीजन बने या इमीडिएट स्पार्क था फॉर द रिवोल्ट। And then came the explosion, that is the main revolt. On April 24, 90 men of the 3rd Native Cavalry refused to accept the greased cartridges. एक और आपकी नेटिव कैवलरी है, 3rd नेटिव कैवलरी। क्या टाइम चल रहा है, April 24, एंड ये भी मना कर देते हैं कि जो आपकी नई एनफील्ड राइफल है उसके ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस हम नहीं यूज़ करने वाले। एंड ऑन May 9, 85 ऑफ देम वर डिसमिस्ड। ये जो 90 मैन जिन्होंने रिवोल्ट किया था, इनमें से 85 को उन्होंने निकाल दिया, डिसमिस कर दिया, और 10 years की पनिशमेंट दे दी कि आपको इम्प्रिजनमेंट होगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, एंड उनको बंद कर दिया गया, बंदी बना लिया गया। सो दिस स्पार्क्ड ऑफ अ जनरल म्यूटिनी अमंग द इंडियन सोल्जर्स स्टेशन एट मेरठ। तो जब मेरठ में जो सोल्जर्स वहाँ पे स्टेशन थे, उनको जब पता चला कि ऐसा ऐसा हमारे फेलो मैन के साथ, हमारे सिपाहीज के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, सो दे गॉट रियली एंग्री एंड दे स्टार्टेड देयर रिवोल्ट। एंड वेरी नेक्स्ट डे, दैट इज 10 मई को ही उन्होंने अपने सारे कॉमरेड्स को बाहर निकाला, सबसे पहले जेल से बाहर निकाला, उनके ऑफिसर्स को मार दिया, और रिवोल्ट का बैनर अनफर्ल कर दिया। दैट इज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, प्रोक्लेम कर दिया दैट नाउ द रिवोल्ट इज ऑन, ठीक है। एंड दे सेट फॉर दिल्ली, और वो दिल्ली के लिए निकल गए। नेक्स्ट है आपका
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था सारा स्टोरी। प्लीज़, ये जो स्पार्क था सबसे पहले, देन स्टार्ट्स एट मेरठ, ईच एंड एवरी पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, देन चॉइस ऑफ बहादुर शाह एज सिम्बॉलिक हेड। अब ठीक है, रिवोल्ट तो शुरू कर दिया, लेकिन लीडर कौन होगा? लीडर भी तो किसी को बनाओगे ना, तो उसके लिए चूज किया जाता है बहादुर शाह को। Now, who is Bahadur Shah? He is none other than Bahadur Shah Zafar, the last Mughal emperor. ठीक है, जफर। There were two Bahadur Shah. एक तो जो जस्ट औरंगजेब की डेथ के बाद आए थे, he was बहादुर शाह 1, BS1, एंड इनको कहा जाता है BS2, दैट इज बहादुर शाह 2 और बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो इनको प्रोक्लेम कर दिया जाता है द लीडर ऑफ द रिवोल्ट। सो व्हाट हैपेंड, दिल्ली में पहुंचे, हमने देखा था कि दिल्ली के लिए निकल चुके हैं ये जो सिपाहीज हैं। सो दिल्ली में इनको, और जो दूसरी जो सोल्जर्स थे, जो दूसरी लोकल इन्फेंट्रीज थी उस एरिया में, इन्होंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अपने खुद के सभी यूरोपियन ऑफिसर्स को मार दिया, इंक्लूडिंग साइमन फ्रेजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, साइमन फ्रेजर को मार दिया उन्होंने, द पॉलिटिकल एजेंट, और सिटी दैट इज दिल्ली को उन्होंने कर लिया सीज, दैट इज कब्जा कर लिया उस पर। Now there is one more person, Lieutenant Willoughby. I don't think that is much important, but आप देख लीजिए, he is the officer in charge of the magazine at Delhi, and इन्होंने भी कोशिश की कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस करते हैं हम। ये मैगजीन का मतलब प्लीज़ आप उससे मत समझिए वो पढ़ने वाली मैगजीन। यहाँ पे मैगजीन का मतलब है कि दैट पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे वो सारे वेपन्स, एम्यूनिशंस जो हैं स्टोर करके रखे जाते हैं। तो वहाँ के ऑफिसर इंचार्ज थे, इन्होंने कोशिश की रोका जा सके इस रिवोल्ट को, ये जो बढ़ते हुए सिपाहीज आगे जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। सो एजेड एंड द पावरलेस बहादुर शाह जफर वॉज प्रोक्लेम द एम्परर ऑफ इंडिया। और ये लोग, ये जो सिपाहीज आए हुए हैं, ठीक है, इन्होंने किसको डिक्लेयर कर दिया एम्परर ऑफ द इंडिया? द बहादुर शाह जफर। अब डिक्लेयर करने का क्या मतलब है? मतलब है, तो आपको क्या लग रहा है मुगल एम्पायर नहीं है? अभी मुगल एम्पायर है, लेकिन नाम का है। इनको पेंशनर बना दिया गया था, इफ़ यू रिमेंबर, ब्रिटिश ने इन दी एंड, जब मुगल लास्ट में इनकी टेरिटरी को कॉन्कर कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया, तो उसके बाद इनको पेंशनर बना दिया गया था। लेकिन वापस से इन सिपाहीज ने इनको डिक्लेयर कर दिया दैट यस यू आर द एम्परर ऑफ इंडिया। बट ही वॉज एजेड, बहुत एज हो चुकी थी उनकी, एंड ही वॉज पावरलेस, कोई पावर नहीं थी उनके पास। कहाँ से होगी? रूल तो ब्रिटिश कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके पास अपनी कोई आर्मी है ना, अपना कोई कोर्ट है ना, अपना कोई महल है, कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ एक पेंशनर है, वो डिपेंडेंट है ऑन द ब्रिटिश। सो ही वॉज एजेड एंड पावरलेस। नाउ दिल्ली वॉज सून टू बिकम द सेंटर ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट एंड बहादुर शाह इट्स सिंबल। तो दिल्ली जो है अब ये जो पूरा 1857 का रिवोल्ट है, इसका सेंटर बनने वाला है, एंड दैट इज़ यहीं से मेन लड़ाई आपकी होने वाली है। और बहादुर शाह जो है इसके लीडर बन गए हैं और इसके रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं इस रिवोल्ट ऑफ 1857 के। So this spontaneous raising of the last Mughal king to the leadership of the country was a recognition of the fact that long reign of Mughal dynasty had become the traditional symbol of India's political unity. तो ये जो अचानक से मुग़ल किंग को, ये जो लास्ट मुग़ल हैं, रूलर हैं बहादुर शाह जफ़र, इनको जो लीडर बना दिया, इससे हमें क्या पता चलता है? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो मुग़ल डायनेस्टी का इतना लंबा रूल रहा है वो अभी भी इम्पोर्टेंस रखता है, एंड ये कहीं ना कहीं एक सिंबल बन गया था, ट्रेडिशनल इंडिया की पॉलिटिकल यूनिटी का सिंबल बन गया था मुग़ल रूल। कैसे? क्योंकि आपको पता है मुग़ल रूल में मोस्ट ऑफ द इंडिया, आई एम सॉरी, यस, मैं वैसे से अच्छा मैं बना देती हूँ, ठीक है। सो या मोस्ट ऑफ द इंडिया हैड बिकम द पार्ट ऑफ मुग़ल एम्पायर, ठीक है। ये काफ़ी सारा इंडिया का रीजन जो है इंक्लूड हो गया था, एंड ये पॉलिटिकली यूनाइट भी हो गया था। दैट इज़ एक ही डायनेस्टी के अंडर में जो रूल है वो चल रहा है, ठीक है। 1707 के बाद औरंगज़ेब की जब डेथ हो जाती है तो डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, लेकिन अब तक औरंगज़ेब के टाइम तक एटलीस्ट जो है वो इंडिया जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो यूनाइटेड था, ठीक है। ओके, सो यस, बहादुर शाह जफ़र, he became an important symbol of this revolt, that is revolt of 1857. So with this single act, sepoys had transformed a mutiny of soldiers into a revolutionary war. एक सिंगल रिवोल्ट से जो उन्होंने मेरठ में शुरू किया, ठीक है, और दिल्ली में आके रुके, ठीक है, दिल्ली तक आए, तो ये छोटा सा एक म्यूटिनी कन्वर्ट हो गया किसमें? एक रेवोल्यूशन में।
क्योंकि आपको पता है सारे ग्रीवेंसेस हो गए एक्यूमुलेट, सब इकट्ठा हो गए और एकदम आउटबर्स्ट हो गया उनका. While all Indian chiefs who took part in the revolt hastened to proclaim their loyalty to the Mughal emperor. अब जो बाकी के जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके जो रूलर्स थे या नवाब्स थे कई जगह, उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहा और उन्होंने अपनी लॉयल्टी प्रोक्लेम कर दी, कह दिया कि ठीक है, हमारे लिए भी जो मुगल एम्परर है यही अथॉरिटी है हमारे लिए, एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू सपोर्ट और help the sepoys and help the Mughal emperor as well. It also signified that rebels were politically motivated. और यहाँ पे जो ये सिपॉइज हैं इनको मोटिवेशन मिला जब उन्होंने देखा कि ठीक है सपोर्ट आ रहा है और मुगल एम्परर, क्योंकि मुगल एम्परर स्टिल इज बीइंग फॉलोड, ठीक है, उनकी अथॉरिटी को अभी भी ऑथेंटिसिटी मिली हुई है, लोग फॉलो करते हैं, लोग मानते हैं. सो मोटिवेशन मिला उनको politically. Though religion was a factor, the broad outlook of the rebels was not influenced by the religious identity. Very important. जो हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं वो देखने को मिलता है कि हिंदूज भी सिपॉइज हैं, मुस्लिम सिपॉइज भी हैं, लेकिन इस चीज़ का रोल बहुत ही मीगर था या ना के बराबर रोल था, और इस चीज़ को सिपॉइज ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. जो डिफरेंसेस थे हिंदू मुस्लिम्स के, जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे उस टाइम पे, उसको उन्होंने हावी नहीं होने दिया. बट बाई द परसेप्शन ऑफ द ब्रिटिश एज द कॉमन एनिमी. क्या था जो बांध के रखा हुआ था सब सिपॉइज को, वो यही था कि ब्रिटिश जो है हमारी कॉमन एनिमी है, हमारा कॉमन दुश्मन है, वेदर इट इज़ मुस्लिम, वेदर इट इज़ हिंदूज और वेदर इट इज़ एनी अदर कास्ट, ब्रिटिश आर द कॉमन एनिमी. नाउ बहादुर शाह आफ्टर इनिशियल वैसिलेशन, बहादुर शाह ने स्टार्टिंग में थोड़ा हेजिटेट किया क्योंकि वो जानते थे मेरे पास कोई पावर है नहीं और मैं ऑलरेडी एजड हो चुका हूँ, मैं क्या जाके वहाँ बैटल फील्ड में क्या लड़ाई कर लूँगा. तो उनको थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ और उन्होंने क्या किया, जितने भी चीफ्स थे और बाकी के जो रूलर्स थे इंडिया के, जो प्रिंसली स्टेट्स अभी तक बचे हुए थे या जो ब्रिटिश के अंडर में आ गए थे लेकिन फिर भी एटलीस्ट वहाँ पे नाम था वहाँ के रूलर का, तो उन्होंने उनको लेटर्स लिखे और उनसे कहा, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप जो है सब मिलके सामने आइए, साथ में अलायंस क्रिएट कीजिए, कॉन्फिडरेसी क्रिएट कीजिए और फाइट कीजिए एंड रिप्लेस कीजिए इस ब्रिटिश रेजिम को, दैट इज इस एलियन रूल को, आप इसके अगेंस्ट में फाइट कीजिए. एंटायर बंगाल आर्मी सून रोज इन रिवोल्ट विच स्प्रेड क्विकली. और बंगाल में जो आर्मी स्टेशन थी वो भी सारे तैयार हो गए कि ठीक है हम रिवोल्ट करेंगे. अवध, रोहिलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया, लार्ज पार्ट्स ऑफ बिहार, ईस्ट पंजाब, ये सब ने डिसाइड किया दैट येस वी विल फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. ओके, एंड दिस रिजल्टेड इनटू द रिवोल्ट ऑफ 1857. अब सिविलियंस ने भी ज्वाइन किया है इसमें, ऐसा नहीं है सिर्फ सिपॉइज या फिर इंडियन प्रिंसेस या रूलर्स ज्वाइन कर रहे हैं. सिविलियंस दैट इज लोकल मासेस का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है इसमें. कैसे? The revolt of the sepoys was accompanied by a rebellion of the civil population, particularly in the northwestern provinces of Awadh. अवध वाला जो रीजन है वहाँ पे सिविलियंस ने काफ़ी लार्ज स्केल में सपोर्ट किया एंड देयर एक्यूमुलेटेड ग्रीवेंसेस फाउंड इमीडिएट एक्सप्रेशन. उनके भी कुछ ग्रीवेंसेस थे, दैट इज वो भी सफ़र कर रहे थे और उन्होंने इस सफरिंग को, इस गुस्से को वेंट आउट करने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए सपोर्ट किया उन सिपॉइज का टू अपोज द ब्रिटिश रूल. It is the widespread participation in the revolt by the peasantry, artisans, shopkeepers, day laborers, zamindars, religious mendicants, priests, civil servants. तो देख रहे हैं लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर रही. फ्रॉम एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ पीपल आर पार्टिसिपेटिंग. पीजेंट्री, फार्मर्स पार्टिसिपेट करें, आर्टिजन्स पार्टिसिपेट करें, शॉपकीपर्स हैं, लेबरर्स हैं, जमींदार्स हैं, रिलीजियस मेंडिकांट्स हैं, दैट इज दोज प्रीस्ट एंड ऑल जो मौलवी होते हैं, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स हैं, सब पार्टिसिपेशन दे रहे हैं. तो इससे क्या हुआ, इस रिवोल्ट को एक स्ट्रेंथ मिली एंड द कैरेक्टर एज अ पॉपुलर रिवोल्ट. तो इसीलिए ये जो रिवोल्ट है इतना पॉपुलराइज भी हो पाया क्योंकि पार्टिसिपेशन लार्ज स्केल में देखने को मिला फ्रॉम दी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी. The peasants and the petty zamindars gave free expression to their grievances by attacking the money lenders. अब इन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन कैसे निकाला, जो मनी लेंडर्स थे, जो उनको पहले एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनको अटैक करके, ठीक है. छोटे जमींदारों ने बड़े जमींदारों को अटैक किया, हु हैड डिस्प्लेड देम फ्रॉम देयर लैंड, जिन्होंने उनको पीजेंट्स को उनकी लैंड से निकाल दिया था. They took advantage of the revolt to destroy the money lenders, account books and debt records. इस रिवोल्ट के बहाने उन्होंने क्या किया, जो खाते होते थे, अकाउंट्स होते थे, जिसमें सारा लिखा हुआ होता था, मेंशन होता था कि किसको कितना लोन दिया है, किससे कितना बकाया है,
वो सारे उन्होंने जला दिए। एंड दे अटैक्ड द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड लॉ कोर्ट्स, रेवेन्यू ऑफिसेज, दैट इज तहसील, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, पुलिस स्टेशन। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, ऑफिसेज थे, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो सारे उन्होंने इंस्टीट्यूशंस पे अटैक किया, उनको जलाना शुरू कर दिया। ओके, एक एस्टिमेट है, ठीक है, दैट टोटल नंबर ऑफ अबाउट 1,50,000 men who died fighting the English in Awadh, 1,000 were civilians। कि इतने लोग जो मरे, ये जो 1.5 लाख लोग मरे हैं, इनमें से 1 लाख तो सिर्फ सिविलियंस थे। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है सिविलियंस की डेथ का, और ये शो करता है कि लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन था सिविलियंस की तरफ से। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर the beginning and the spread. Let's keep it till here only. In the next lecture we will continue with the storm centers and the leaders of the revolt, that क्या क्या मेन सेंटर्स थे और डिफरेंट जगहों पे जो रिवोल्ट्स हुए हैं, प्लेसेस पे रिवोल्ट्स हुए हैं, उनके लीडर्स कौन थे। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर लर्निंग विद मी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।